अस्सलामुअलैकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने नेफ्रोलॉजी स्टार्ट की हुई थी कि किस तरह यूरिन बनता है थ्रू नेफ्रॉन्स। उसमें जो हमारा पहला स्टेप था, क्योंकि यूरिन बनने के लिए 3 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। पहला स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो उसमें से जो पहला स्टेप था ना, प्रेशर फिल्ट्रेशन, वो हमने कवर कर लिया और फुल डिटेल के साथ कवर किया। तो आज वाला जो लेक्चर है ना, वो स्पेसिफिकली हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर है कि हमारे पास अगर चीज़ें फिल्ट्रेट होके आ जाती हैं, अगर चीज़ें फिल्ट्रेट होके बूमेंस कैप्सूल में पहुंच जाती हैं, तो उसे दोबारा सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड के अंदर डालना क्यों ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ना 180 लीटर फ्लूइड तकरीबन डेली आ रहा है। 180 लीटर फ्लूइड यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा यहाँ पे आ रहा है डेली। 180 लीटर फ्लूइड, 180 लीटर बहुत ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी के अंदर ही सिर्फ 4 से 5 लीटर फ्लूइड मौजूद है। तो 180 लीटर फ्लूइड अगर आ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो चीज़ें ज़ाया होने का ख़तरा है, वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, 180 लीटर में से 179 लीटर फ्लूइड दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और वो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, उसका मैक्सिमम पोर्शन हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। कहाँ पे होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। इसीलिए आज जो है ना, हमने डेली और फोकस करना है स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से किस तरह सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर मैं नेफ्रॉन को देखूँ ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये मेरे पास होती है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एली, ये असेंडिंग लूप ऑफ एली, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और एंड में जो है ना हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, यूरिन बनवा देती हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि हमें पता है यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास वेसा रेक्टा होते हैं, यहाँ पे यूं 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 ब्लड की वेसल्स जा रही होती है। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है ना, यहाँ से जितना भी फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हुआ होता है, यानी यहाँ से फिल्टर होने के बाद यहाँ पे जब आया होता है बूमेंस कैप्सूल के अंदर, तो जो बूमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट आया होता है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। अब कैसे जाता है, यही तो मेन क्वेश्चन है कि जाता कैसे है। हमें ये तो पता है कि चला जाता है और हमें ये भी पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें अंदर जाती है, लेकिन आज का क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमने डिटेल से ये पढ़ना है कि ये जाता कैसे है। अब देखें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, वो मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। हमने जो पढ़ा था, हर वो चीज़ जो हम खाने में खाते हैं और हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है, वो रीअब्जॉर्ब होने के बाद यानी प्रेशर फिल्ट्रेट होने के बाद हमारे पास बूमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे खुराक के अंदर मौजूद होती हैं। खाने में हम कौन सी चीज़ें खाते हैं? 6 चीज़ें हम खाने के अंदर खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंड में थोड़ा सा डाइटरी फाइबर्स। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर हर टाइम 24 घंटे मौजूद रहती हैं। तो जब ये चीज़ें ब्लड के अंदर मौजूद रहती हैं ना, तो ये जो ब्लड फ़िल्टर होने के लिए किडनी के पास जाता है, तो वो किडनी से फ़िल्टर होने के बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें नेफ्रॉन्स के बूमेंस कैप्सूल में भी आ जाती हैं। तो अब जब ये चीज़ें बूमेंस कैप्सूल में आ जाती है ना, इन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करवाना इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये ज़ाया हो जाएंगी और हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ग्लूकोज आ जाता है, लिपिड्स आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाता है, वाइटामिन्स आ जाता है, यूरिया थोड़ी सी आ जाती है और थोड़े से मिनरल्स आ जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस। ये तमाम की तमाम चीज़ें अब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर आ गई हैं, प्रेशर फिल्ट्रेट हुई हैं और यहाँ पे आ गया। अब इन चीज़ों को इस प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से उठा के ब्लड के अंदर पहुँचाना है, क्योंकि यही हमारा फाइनल गोल है। ये जो मैंने बनाया है ना, ये तमाम का तमाम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। इसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेली ना समझ लीजिएगा, और ये तमाम के तमाम उसके सेल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के सेल होते हैं। देखिए एफएससी में हमने जर्नल पढ़ा होता है कि यहाँ से ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, फलानी चीज़ अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ये कैसे होती है, आज का क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसी से रिलेटेड है। देखिए हमारी हर वो चीज़ जो हमारी सर्वाइवल के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हर वो चीज़ जो हमारी सर्वाइवल के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो 100 के 100% रीअब्जॉर्ब होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर टाइम 24 घंटे खाना नहीं खा सकते। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 6-7 घंटे में भूखा रहना पड़ता है। तो अगर वो ग्लूकोज बार बार हर मिनट के बाद तकरीबन 625 मिलीलीटर फ्लूइड आता है किडनी के पास, तो 625 मिलीलीटर फ्लूइड के साथ अगर वो बार बार आ रहा है और उसके बाद वो बॉडी से बार बार निकल ही जा रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की तादाद कम हो सकती है, और जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ग्लूकोज 100 के 100% दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाना इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है।
जैसे स्पेसिफिकली हमारे पास जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो अमाइनो एसिड्स भी कभी कभी रीअब्जॉर्ब होकर यहाँ पे आ जाते हैं, उन्हें भी दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड में पहुँचाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? फैटी एसिड्स होते हैं। उन फैटी एसिड्स को भी यहाँ पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि फैटी एसिड्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। फैटी एसिड ने आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बनाना होता है, फैटी एसिड ने आगे जाके सेल मेम्ब्रेन बनानी होती है, फैटी एसिड ने आगे जाके बाइल बनानी होती है, फैटी एसिड ने आगे जाके सेक्स हार्मोन्स बनाने होते हैं। तो ये तमाम के तमाम काम फैटी एसिड ने आगे जाके करने होते हैं। तो अगर फैटी एसिड यहाँ से यहाँ पर चला जाता है और यहाँ से दोबारा यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है तो फैटी एसिड्स की तो कमी हो जाएगी। और अगर फैटी एसिड्स की कमी होती है तो ब्लड के अंदर अगर बाइल की कमी हो जाए मिसाल के तौर पे, तो हमारे जितने भी जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बाइल के साथ कंबाइन होते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। बहुत सारे जो फैट्स होते हैं जो जिनको टूटना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, ताकि वो टूटेंगे तो उसके बाद उससे फैटी एसिड फ्री होगी, फिर कोलेस्ट्रॉल बनेगा, सेल मेम्ब्रेन बनेगा, सेक्स हार्मोन्स बनेंगे, तो वो चीज़ें कम हो सकती हैं। तो इसीलिए इन तमाम की तमाम चीज़ों को इसको और उसके अलावा वाइटामिन्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वाइटामिन ऐसे कंपाउंड है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें बाहर से चाहिए होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को 100 के 100% दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना चाहिए, 100 के 100% रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना चाहिए। लेकिन मसला क्या होता है पता है? मसला ये होता है कि ये चीज़ें यहाँ से इन सेल्स को क्रॉस करके ब्लड के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकती। दोबारा समझे, मसला क्या होता है कि ग्लूकोज यहाँ से यहाँ पे ब्लड में जाना चाहता है, लेकिन बीच में इतने बड़े बड़े सेल्स हैं, ये सेल्स को जब तक ये क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस करके यहाँ पे नहीं जा सकते। इसी तरह ये अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, कोई भी चीज़ क्रॉस करके यहाँ पर नहीं जा सकती। उसके अलावा हमारे पास, हमें पता है ना कि यहाँ पे मिनरल्स भी हैं, सोडियम आइंस हैं, मैग्नीशियम आइंस हैं, कैल्शियम आइंस हैं, उनके ऊपर भी चार्जेस हैं। वो भी हमारे पास, हमें पता है कोई भी चार्ज स्पीशी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकती, तो उनको भी फिल्ट्रेट करवा के यहाँ पर पहुँचाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ये गलती से यहाँ पे आ गए हैं। समझने की कोशिश करें कि हमारे पास यहाँ पे जो रीनल आर्टरी होती है, जो रीनल आर्टरी यहाँ पे आई होती है, उसका डायमीटर इतना ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, इतना बड़ा डायमीटर होता है। लेकिन अगर हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, उन बेचारों का साइज़ होता है इतना छोटा सा। तो जो रीनल आर्टरी में चीज़ें जा रही हैं इतनी ज़्यादा बड़े था, इसका डायमीटर इतना ज़्यादा बड़ा था, अब वो तमाम की तमाम सेम चीज़ों ने इतनी छोटी सी जगह पे ट्रैवल करना है। जब इतनी सी छोटी सी जगह पे ट्रैवल करना है ना, तो इस जगह पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो हर वो चीज़ जो यहाँ पे नहीं भी आना चाहती थी, हर वो चीज़ जो यहाँ पे नहीं भी आना चाहती थी, वो भी गलती से प्रेशर की वजह से ये बूमेंस कैप्सूल में आ जाती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमने अपनी बॉडी के लिए दी होती हैं ताकि हमें आराम आए, लेकिन वो दवाइयाँ भी ब्लड के अंदर जाती हैं और ब्लड से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहती है। तो वो ब्लड जब किडनी के पास जाएगा तो किडनी से तो वो रीअब्जॉर्ब होकर बूमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। तो अगर वही बॉडी से ड्रग्स बाहर निकल जाती है तो हमने अपने फ़ायदे के लिए ली थी, वो हमारे फ़ायदा पहुंचाने की बजाय वो तो बॉडी से दोबारा हमने एक जगह से ली और दूसरी जगह से बाहर निकल गई, तो वो इतनी जल्दी अपना असर नहीं परफॉर्म करेगी। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि हमें हर 10-10 मिनट बाद दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे पास उन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करवा के दोबारा ब्लड के अंदर डालना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन मसला ये है कि वो डायरेक्ट रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं, उनके अब्जॉर्प्शन के लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, और वो मैकेनिज्म कैसे होता है और कैसे ये रीअब्जॉर्ब करती हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। होता कुछ ऐसा है कि आपको पहले 2 मेम्ब्रेन पढ़ने की ज़रूरत है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है एपिकल मेम्ब्रेन। क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का? इस मेम्ब्रेन का नाम होता है एपिकल मेम्ब्रेन, यानी वो वाली मेम्ब्रेन जो ल्यूमिन को फेस कर रही होती है। ये ल्यूमिन है, इसको जो फेस कर रही होती है ना, ये ब्लैक जो मेम्ब्रेन आ रही है, इस मेम्ब्रेन का नाम है हमारे पास एपिकल मेम्ब्रेन। और जो ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन होती है ना, जो ल्यूमिन को फेस नहीं कर रही होती, जो सेल्स की होती हैं, इनका नाम होता है हमारे पास बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है इनका? बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। 2 किस्म की मेम्ब्रेन है, एक एपिकल है और एक बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है। अब ये जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन होती है ना, इस बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे आपको ये छोटे छोटे से ब्लैक कलर के पंप नजर आ रहे होंगे, ब्लैक कलर के छोटे छोटे से पंप नजर आ रहे होंगे। इन पंप का नाम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये क्या काम करते हैं? ये कंटिन्यूसली 2 पोटेशियम आइंस को अंदर लेके आते हैं, 3 सोडियम आइंस को बाहर निकालते हैं। 2 पोटेशियम आइंस अंदर, 3 सोडियम आइंस बाहर, 3 सोडियम आइंस बाहर, 2 पोटेशियम आइंस अंदर, 3 सोडियम आइंस बाहर, 2 पोटेशियम आइंस अंदर। इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से ये होता है कि देखिए, सेल के अंदर सोडियम आइंस की कमी हो गई है और सेल के बाहर सोडियम आइंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सेल के बाहर सोडियम आइंस क्या हो गए हैं? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी सेल के बाहर सोडियम आइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
एज ए रिजल्ट क्या होगा कि सेल के अंदर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमें पता है सेल के अंदर क्या आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज। सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज स्लाइटली और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है -70 मिली वोल्ट का। हुआ कुछ ऐसा, दोबारा समझे, जो बेजोलैटरल मेम्ब्रेन थी, बेजोलैटरल मेम्ब्रेन के ऊपर थे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, वो कंटिन्यूसली क्या काम कर रहे थे, 3 सोडियम आयंस को बाहर, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर, 3 सोडियम आयंस को बाहर, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर। उसकी वजह से क्या हुआ, सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गए, बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गए। दो काम हुए। क्या काम हुआ, एक सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा काम ये हुआ है कि सेल्स के अंदर जो सोडियम आयंस थी उसकी कमी हो गई है। सेल्स के अंदर क्या हुआ है, सोडियम आयंस की कमी हो गई है। अब जैसे ही सेल्स के अंदर सोडियम आयंस की कमी होगी है ना, बाहर सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, सारे आयंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पेसिफिकली जो सोडियम आयंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब सेल्स के अंदर सोडियम आयंस की कमी होगी है और यहाँ पे सोडियम आयंस ज़्यादा है। अब हमें पता है कि कानून डिफ्यूजन का, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ जा सकती है। अब सेल्स के अंदर सोडियम आयंस की कमी है तो सोडियम आयंस बाहर से क्या करेंगे, अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमें पता है कि सोडियम आयंस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी चार्ज स्पीशी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती जब तक उसके पास कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर ना हो। तो यहाँ पे भी ये जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है, जिसका काम ये होता है कि ये सोडियम आयंस को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाए। अब जैसे ही सोडियम आयंस यहाँ जा रहा होगा ना, तो साथ ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी पहुँच जाएगा, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहुँचने के बाद इसको मिन्नतें करेगा और इसको कहेगा कि यार प्लीज़ आप वैसे भी जा रहे हो अंदर, मुझे भी प्लीज़ अपने साथ ले जाओ, क्योंकि देखो मैं भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैंने आगे जाके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं, मैंने जो है ना एनर्जी बनवानी है, मैंने आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बनवानी है, मैंने जितनी बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं वो तमाम की तमाम मेरी वजह से हो रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे सिंपैथी दे दो, प्लीज़ मुझे कंपनी दे दो, मुझे अपने साथ उठा के ले जाओ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टर कोई मौजूद नहीं है। ग्लूकोज का अपना ट्रांसपोर्टर होता है जिसे ग्लट ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्लट ट्रांसपोर्टर। अब ग्लट ट्रांसपोर्टर आगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लट ट्रांसपोर्टर नहीं होता। तो अब ग्लूकोज अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, ग्लूकोज अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ट्रांसपोर्टर कोई नहीं है। अब सोडियम आयंस जब अंदर जा रहा होगा ना, क्योंकि सोडियम आयंस के अंदर कमी है, सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा है, सोडियम आयंस अंदर जाना चाहते हैं, तो ग्लूकोज आ जाएगा और ग्लूकोज इसको मिन्नतें करने लग जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये ग्लूकोज की बात मान लेगा। क्यों मानेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, इसके पास 2 सीटें होती हैं, 2 बंदे बैठने की जगह होती है। तो वो कहेगा कि यार सोडियम आयंस कहेगा चलो मैं वैसे भी अंदर जा रहा हूँ, एक सीट तो वैसे ही खाली है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्लूकोज को भी अपने साथ अंदर ले जाता हूँ, सेल का भी फायदा हो जाएगा, बॉडी का भी फायदा हो जाएगा और ग्लूकोज का भी काम हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि सोडियम आयंस भी अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हो रहा क्या है, दोबारा समझिए कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, उसने 3 सोडियम आयंस को बाहर निकाले, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर, उसकी वजह से सेल के बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा हो गया, सेल के अंदर सोडियम आयंस कम। तो यहाँ पे सोडियम आयंस ज़्यादा थे, हाई कंसंट्रेशन से सोडियम आयंस लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको ग्लूकोज मिल गया, उन्होंने ग्लूकोज को भी लिफ्ट दे दी और ग्लूकोज को भी अपने साथ अंदर ले गए। इसीलिए इसे हम कहते हैं सोडियम को ट्रांसपोर्टर। क्या कहते हैं इसे, को ट्रांसपोर्टर कहते हैं सोडियम का। को ट्रांसपोर्टर का मतलब ये है कि जो अपने साथ 2 चीज़ें लेके जाए। को का मतलब जैसे को एजुकेशन होती है, 2 चीज़ें, एक मेल और फीमेल दोनों बैठ के पढ़ रहे हो, इसी तरह ये को ट्रांसपोर्टर है। ये को ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है, सोडियम अपने साथ ग्लूकोज को भी लेके जा रहा है। अब एज ए रिजल्ट यहाँ पे ग्लूकोज की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और वो ग्लूकोज एक स्पेशल पंप के जरिए ब्लड के अंदर पहुँच जाएगा और 100 का 100% ग्लूकोज यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। 100 का 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया। ग्लूकोज कैसे रीअब्जॉर्ब हुआ, सोडियम आयंस के को ट्रांसपोर्टर की वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर गया और यहाँ से स्पेशल ट्रांसपोर्टर के जरिए ब्लड के अंदर पहुँच गया। इसी तरह तमाम के तमाम वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जिसने 100% रीअब्जॉर्ब होना होता है, वो एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म के जरिए रीअब्जॉर्ब होते हैं। अमाइनो एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, विटामिन्स, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना हमारी सर्वाइवल के लिए, ड्रग्स, वो सेम एग्जैक्ट मैकेनिज्म से फॉलो होती हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको ये ट्रांसपोर्टर नजर आ रहा है, बिल्कुल यही काम करेगा कि सेल के अंदर सोडियम आयंस की कमी हो गई है। अब ये सोडियम आयंस सेल के अंदर जाना चाहता है, लेकिन ये सोडियम आयंस अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक लिफ्ट खाली है, एक जगह खाली है। तो इसके पास अब आ जाएगा लिपिड्स आ जाएगा। लिपिड्स कहेगा कि यार जिस तरह आपने ग्लूकोज को लिफ्ट दिया, प्लीज़ मुझे भी लिफ्ट दे दो, तो ये लिपिड्स को भी लिफ्ट दे देगा और दोनों चीज़ें सेल के अंदर आ जाएंगी। लिपिड्स भी आ जाएगा और हमारे पास सोडियम आयंस भी आ जाएगा। जो बड़े लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको ये चाहिए होती है लिफ्ट। जो छोटे लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो लिपिड बाय लेयर को ईजिली क्रॉस करके यहाँ पे आ जाते हैं।
जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हो गए हैं या छोटे छोटे लिपिड्स के मॉलिक्यूल हो गए, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाते हैं। लेकिन अगर कुछ बड़े लिपिड्स के मॉलिक्यूल आ जाए या हमारे पास कुछ बड़े ड्रग्स के मॉलिक्यूल आ जाए जो लिपिड्स सोल्यूबल हो, तो वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है, वो यहाँ के ज़रिए आ जाते हैं और यहाँ से लिपिड्स भी 100 के 100% रीअब्जॉर्ब हो जाती है। इसी तरह अमाइनो एसिड्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे और वो अमाइनो एसिड अगर बॉडी से ज़ाया हो जाते हैं तो नुकसान पहुँचा सकते हैं हमारी बॉडी को। स्पेसिफिकली एसेंशियल अमाइनो एसिड वो भी सोडियम आयंस के पास आएंगे और सोडियम आयंस से लिफ्ट लेके दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें। इस तरह हमारे पास जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स भी यही काम करते हैं। और जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, चूंकि वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करवा लिया है, अभी तक हमने अमाइनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब करवा लिया है, अभी तक हमने लिपिड्स को रीअब्जॉर्ब करवा लिया है और अभी तक हमने वाइटामिन्स को रीअब्जॉर्ब करवा लिया है। ये वो चीज़ें थी जो 100 की 100% रीअब्जॉर्ब होनी थी और 100 की 100% रीअब्जॉर्ब हो गई हैं। इनका सेम मैकेनिज्म था। तमाम की तमाम चीज़ों को सोडियम आयंस की ज़रूरत थी। किस चीज़ की ज़रूरत थी? इसको भी सोडियम आयंस की ज़रूरत थी, इसको भी सोडियम आयंस की ज़रूरत थी, सबको सोडियम आयंस की ज़रूरत थी। ये सोडियम आयंस के बगैर सेल के अंदर नहीं जा सकते। तो अगर किसी जगह सोडियम आयंस की कमी हो जाती है, यानी हम अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर लो होता है ना, उसकी मेन वजह यही होती है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा ग्लूकोज लेवल भी लो हो जाता है। वो कैसे लो होता है कि हमारे पास जो सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, वो कम हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम आयंस कम होंगे तो सोडियम आयंस यहाँ पे नहीं जाएंगे, सोडियम आयंस यहाँ पे नहीं जाएंगे तो ग्लूकोज भी नहीं जाएगा, ग्लूकोज भी नहीं जाएगा तो ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और एज ए रिजल्ट ब्लड के अंदर सोडियम की तादाद यानी सोडियम क्लोराइड की तादाद, नमक की तादाद भी कम हो जाएगी और ग्लूकोज की तादाद भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा बीपी भी लो हो जाएगा और हमारा ब्लड शुगर लेवल भी लो हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमारी लो हो जाएंगी। इन दोनों चीज़ों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि सोडियम आयंस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सोडियम आयंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल पोटेशियम एटीपीएस पंप। अगर ये पोटेशियम एटीपीएस पंप 3 सोडियम आयंस को बाहर ना निकालते, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ना लेके आते, तो यहाँ पे सोडियम आयंस कम ना होते। अगर यहाँ पे सोडियम आयंस कम ना होते तो बाहर से सोडियम आयंस ना आते, बाहर से ना आते तो अपने साथ ग्लूकोज और ये तमाम की तमाम चीज़ें भी लेके ना आते। तो देखिए हमने जो चीज़ें 100% रीअब्जॉर्ब करवानी थी वो 100 की 100% हो गई हैं। अब हम आते हैं थोड़े से मिनरल्स की तरफ या थोड़े से ड्रग्स की तरफ, इन चीज़ों की तरफ आते हैं कि ये चीज़ें कैसे रीअब्जॉर्ब होती हैं। क्योंकि अब हमारे पास आ गए मिनरल्स। देखिए मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो थोड़ी सी वेरी करती है। मिनरल्स हमारे पास जो होती है ना, थोड़ी सी वेरी करती हैं। यानी हमारे पास 100 के 100% यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते। हमारे पास मिनरल्स में अगर हम सोडियम आयंस की बात करें, अगर हम क्लोराइड आयंस की बात करें और अगर हम कैल्शियम आयंस की बात करें और मैग्नीशियम आयंस की बात करें, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं और बहुत सारे आयंस होते हैं। तो जो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होते हैं ना, ये हमारे पास तकरीबन यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं 65%। जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये हमारे पास रीअब्जॉर्ब होते हैं 55% और हमारे पास मैग्नीशियम आयंस भी तकरीबन 55% रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे पास इतने % रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो देखो कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयंस हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रूरी है, हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए ज़रूरी है, हमारा जो हार्ट बीट हो रहा है, दिल धड़क रहा है, वो भी तो मसल है ना, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो अगर कैल्शियम आयंस यहाँ से 55% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब 45% लॉस हो रहा है। तो अगर हर मिनट में 625 मिलीलीटर फ्लूइड आ रहा है और उसमें से 45% कैल्शियम लॉस हो ही जा रहा है, नुकसानदेह बात है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ से यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये 55% रीअब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद नीचे ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैली से भी थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब होगा, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा, वहाँ से भी रीअब्जॉर्ब होगा और मिनिमम 1 to 2% या 3% बॉडी से लॉस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से लॉस नहीं होता इतनी आसानी से। अगर ये मिनरल्स लॉस हो जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह काम है। तो ये क्या होता है कि हमारे पास ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसमें देखें जो सोडियम का मैकेनिज्म था, सोडियम का तो आपको पता लग गया कि सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पे कमी थी तो सोडियम आयंस अपने साथ ग्लूकोज और ये सारी चीज़ें लेके जा रहा है, तो सोडियम तो डायरेक्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं साफ लिख दूँ। जो सोडियम है, सोडियम क्या काम करेगा? सोडियम तो हमारे पास डायरेक्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि को ट्रांसपोर्टर है। इसी तरह हमारे पास जो मैग्नीशियम आयंस है, ये मैग्नीशियम आयंस भी एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। जिस तरह सोडियम आयंस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे थे ना, इसी तरह मैग्नीशियम आयंस भी। ये जो एपिकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैंने ये सिर्फ एक ये पंप बनाया सोडियम को ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे हज़ारों पंप होते हैं इस तरह के, यहाँ पे इस तरह के लाखों पंप होते हैं। वो लाखों पंप जो है ना क्या काम करते हैं, वो मैग्नीशियम को ट्रांसपोर्टर भी हो सकते हैं, यानी वो मैग्नीशियम आयंस भी हो सकते हैं। इसी तरह ये मैग्नीशियम आयंस भी अपने साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह कैल्शियम आयंस की भी यहाँ पे तादाद कम हो जाती है, कैल्शियम आयंस भी को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं।
तो ये क्या काम हो रहा है, इसी तरह इससे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम आयंस भी अंदर जा रहे हैं, साथ साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी अंदर जा रही हैं। अब बात हमारे पास आती है नेगेटिव चार्ज वाले की। जैसे हमारे पास आता है क्लोराइड आयंस, जैसे हमारे पास आ गया बाइकार्बोनेट आयंस, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो इजीली इतनी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे भी सेल के अंदर भी नेगेटिव चार्ज है, और अगर बाहर से भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना तो ये नुकसानदेह बात है। तो ये क्या करती है कि हमारे पास जो दो सेलों के दरमियान डिस्टेंस होता है ना, जिसको हम कहते हैं पैरासेलुलर डिस्टेंस, क्या कहते हैं हम इसे, पैरासेलुलर डिस्टेंस, तो ये पैरासेलुलर डिस्टेंस को फॉलो करती हैं। यानी जो दो सेल के दरमियान डिस्टेंस होता है, हमें पता है कि सेल की बार यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इन नेगेटिव चार्ज स्पीशी को अपनी तरफ खींचता है, और ये इन दो जो पैरासेलुलर डिस्टेंसेस को फॉलो करते हुए यहाँ से ब्लड के अंदर चली जाती है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तमाम के तमाम ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो गया, और रीअब्जॉर्ब होने के बाद अपना एक्शन दोबारा परफॉर्म करेंगे। इस तरह हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया है, जैसे ग्लूकागॉन, जैसे हार्मोन्स, और बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन ड्रग्स को भी जो है ना हमने दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाना होता है। तो वो ड्रग्स भी जो है ना, अक्सर हम ऐसी ड्रग्स बनाते हैं जो हमारे पास लिपिड सोल्यूबल होती है। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो हमें पता होता है ना कि वो ब्लड के अंदर जाएंगे, जैसे हम खाने जो ओरल रूट से हम लेते हैं मुंह के जरिए, पेनाडोल होगी, ये होगी, वो उन ड्रग्स को हम स्पेसिफिकली लिपिड सोल्यूबल बनाते हैं। लिपिड सोल्यूबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है इसने ब्लड के अंदर जाना है और ब्लड किडनी के पास जाएगा, और ये किडनी से बाहर निकल सकती है। तो हमारे पास जो अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है ना, वो यहाँ से अगर आ भी जाए ना, तो यहाँ से दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर दोबारा चली जाती है और अपने अपने एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। अब हमारे पास स्पेसिफिकली एक ड्रग्स ऐसी होती है जो डाईयूरेटिक्स होती है। हमारे पास डाईयूरेटिक्स का आपने पढ़ा होगा ना कि ब्लड प्रेशर लोवरिंग मेडिसिन होती हैं डाईयूरेटिक्स। अगर हम वो खा लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, हमारी बॉडी से यूरिन बार बार निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कौन सी ड्रग्स होती है हमारे पास, डाईयूरेटिक्स होती हैं। डाईयूरेटिक्स का क्या काम होता है, डाईयूरेटिक्स होती हैं, ये एक्स्ट्रा बात है, डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स हमारी ना ब्लड प्रेशर को लो करने वाली ड्रग्स होती हैं। अब वो ब्लड प्रेशर को कैसे लो करती हैं, हमारे यूरिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हैं। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन की वजह से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, और ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब उसमें से जो एक स्पेसिफिक ड्रग होती है ना, जिसका नाम है थायाजाइड डाईयूरेटिक्स। क्या नाम है, थायाजाइड डाईयूरेटिक्स। अब वो जो थायाजाइड डाईयूरेटिक्स होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब ये वाला ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगा ना, यानी इस ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे आके ब्लॉक कर देंगे, इस ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे आके क्या कर देंगे, ब्लॉक, सोडियम को ट्रांसपोर्टर। इसी तरह के एक ट्रांसपोर्टर हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी होता है, उसको भी जाके ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ये वाला ब्लॉक होगा तो उसके बाद क्या ख्याल है, सोडियम आयंस अंदर आ पाएंगे, नहीं। जब सोडियम आयंस अंदर नहीं आएंगे, कैल्शियम आयंस अंदर आ पाएंगे, नहीं। ग्लूकोज अंदर आ पाएगा, नहीं। जो सोडियम आयंस होते हैं ना, सोडियम आयंस जहाँ जाते हैं ना, वाटर उनको फॉलो करते हैं। हमने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन थोड़ी छोड़ दी है। हमारे पास यहाँ पे वाटर भी तो होता है ना, वाटर भी हमने बचाना होता है, क्योंकि वाटर तो हम कंटिन्यूसली लॉस नहीं कर सकते, वाटर की वजह से तो यूरिन बनता है 90%। तो जहाँ पे यहाँ पे सोडियम आयंस आ रहे हैं ना, सोडियम आयंस ग्लूकोज को लेके आ रहे हैं, जहाँ पे सोडियम आयंस जाते हैं वाटर अंधा दोनों ने फॉलो करते हैं। सोडियम आयंस बाहर आएंगे, वाटर बाहर आ जाएगा, सोडियम आयंस अंदर जाएंगे, सोडियम वाटर अंदर चला जाएगा। जहाँ पे सोडियम आयंस जाते हैं वाटर उधर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब ये वाले सोडियम को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम आयंस अंदर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। जब सोडियम आयंस अंदर नहीं जा पाएंगे, वाटर अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जब वाटर अंदर नहीं जाएगा तो वाटर कहाँ जाएगा, यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब जब वाटर यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो वाटर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो एज अ रिजल्ट ब्लड का वो जो वॉल्यूम था, ब्लड का जो वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर ही हमारा कम हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमें बताएं कि हम फर्दर कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं।